इसके भी कर लेते हैं। सो इट्स क्वेश्चन नंबर 15, May 2025, क्वेश्चन नंबर 15। अ बिल्डर यूजेस ब्रिक्स टू बिल्ड अ वॉल। ठीक है, एक बिल्डर ने ब्रिक्स लिए और वॉल को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, आए जरा उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या सीन है? अब सीन कुछ यूं है कि एज द वॉल गेट्स टॉलर द फोर्स ऑन अ ब्रिक एट द बॉटम ऑफ द वॉल इंक्रीजेस। ठीक है, अ फोर्स कंप्रेशन ग्राफ फॉर दिस ब्रिक इज शोन। जैसे जैसे बिल्डिंग बढ़ती चली जा रही है वो कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस हुआ चला जा रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब वो कह रहा है कि फोर्स कंप्रेशन ग्राफ भी जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। Determine the increase in elastic strain energy in the bricks as the force increases from 85 to 140 न्यूटन। सो 85 से 140 न्यूटन तक जो भी आपकी फोर्स बढ़ी है तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी में क्या फर्क पड़ा। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो 80, हालांकि स्लाइट डिफरेंस है स्ट्रेन एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है, बट राइट ना हम उसे एक ही कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए 85 न्यूटन टू 140 न्यूटन। अब देखिए सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि 85 न्यूटन कहाँ पर है। ठीक है सर, तो अगर 85 बोला है तो देखिए ये आपका 80 है, इसके बीच की कहानी जाएगी। जब इसके बीच की कहानी जाएगी तो देखेंगे थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा और ये वाली वैल्यू भी आपकी बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। ठीक है, सो अब आप देखें। ठीक है, नियरली 60 वैल्यू आ रही है, क्योंकि अगर मैं इसको देखूं ना, देखें ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है, ये 90 है। सो 85 न्यूटन बिल्कुल बीच में आएगा। ठीक है, 70 और बल्कि नहीं 80 और 90 के बीच में यहाँ पे कहीं वैल्यू आएगी। सो नियर टू अगर मैं इसको कर लूँ, राउंड ऑफ भी कर लूँ तो चलें, ये 55 है तो इसको चले 60 हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, 60 कंसीडर कर सकते हैं नियर टू। ठीक है, 60। अच्छा, दूसरा 140 है, 140 पे भी देख लेते हैं। अब 140 कहाँ पड़ेगा? 140 है, 100 है, 10 20 30 40, तो ये 140 वाली लाइन है। सो 140 वाली लाइन भी कर लेते हैं। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट कुछ इतना ही बन रहा है, मोर और लेस। ठीक है, ये अगर आप चेक करें इसको। ठीक है, सो ये कितना है? ये 95 होगा और ये तकरीबन 95 और 97 के बीच की कोई कहानी है। तो मैं इसको कह लेता हूँ भाई, चलो ये वाली वैल्यू आपकी 97.5, बिल्कुल बीच में ये वैल्यू आ रही है। जी बच्चों, क्लियर? अब ये दो दो चीजें आप लोग के सामने आ गई, अब इनका क्या ले लेंगे भाई? आप एक काम और भी कर सकते हो, देखो ना, अब यहाँ पे ये 60 तो है नहीं, तो आप चाहो तो यहाँ पे अब एक्चुअल वैल्यू आपने लेनी है, क्योंकि आप देखो मुझे भी यही लग रहा है कि यहाँ पर ये एक्चुअल वैल्यू है नहीं। इफ यू सी, देखो ना बीच में देखो, सो ये एक्चुअल वैल्यू है नहीं, ये बिल्कुल बीच में इधर कहीं वैल्यू आ रही है। तो थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है इस वैल्यू के अंदर। तो हम ले सकते हैं इसको, मतलब 57.5 भी ले सकते हैं। ठीक है, भले बाद में उसको हम राउंड ऑफ कर लें, लेकिन ये कि 57.5 भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, लेके करने में कोई इशू नहीं है, दोनों तरीके से करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, 57.5, ठीक है, 97.5, 57.5। अब हमने कौन सा एरिया निकालना है? हमने भाई इस बीच का एरिया निकालना है। अब उसका एक तरीका ये है, देखो, एक तरीका तो ये कि पहले ये वाला एरिया निकालो, ये एनर्जी आ जाएगी। फिर ये वाला एरिया निकालो, ये वाली एनर्जी आएगी। फिर ये बड़े ये टोटल एरिया में से छोटा एरिया निकालो तो हमारे पास ये वाली एनर्जी आ जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि भाई ये ट्रिपेजियम बन रहा है, सिंपल सिंपल डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रिपेजियम का फार्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो, दैट्स इट, खत्म। दोनों तरीके आपके पास सही है, क्योंकि वो कंप्रेशन जो है वो यहाँ से हो रहा है, कहाँ से? ठीक है, 57.5 से कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है और 97.5 तक जा रहा है, तो हम सिर्फ इसी का एरिया लेंगे, इस बीच का। तो दोनों तरीके आपके पास वैलिड हैं। सो आइए मैं डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करता हूँ, और डायरेक्ट इसको मैं कैसे करूंगा जरा देखिए। डायरेक्ट करने का तरीका, ठीक है, कि ट्रिपेजियम का फार्मूला लगेगा। सो देखिए 1/2 इंटू ट्रिपेजियम का फार्मूला होता है H इंटू ए प्लस बी। अब ये H क्या चीज है इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये H है और H में ये आपका H होगा, ये A होगा, ये B होगा। पैरेलल साइड्स हमेशा A और B होती हैं। ठीक है, ये दो पैरेलल साइड्स ये भी होंगी, इनके दरमियान का जो डिफरेंस होगा वो H होगा। सो देखिए 1/2 इंटू H कितना है? तो 97.5 माइनस 57.5, ये आपका H हो जाएगा।
और सम ऑफ पैरेलल साइड्स पे अगर आप चलें सो ए प्लस बी, सो ए कितना है 140 है और बी कितना है 85 है। सो अब आप करेंगे 140 प्लस 85। जी सॉल्व करें, टोटल बताएं क्या आंसर आ रहा है। अच्छा अब इसमें एक चीज और है, जो हमने कन्वर्जन करनी थी वो भी कर लें। एक चीज जो हमने रह गई है वो ये है कि देखें, अब हमने जब 97.5 माइनस ये किया तो इसको 10 टू पावर -3 भी कर लें, क्योंकि ये मिलीमीटर्स में नैनो में है बल्कि। सो 10 की पावर -9 कर लें इसको, ठीक है। और अब इसको टोटल आप इसका रिजल्ट नीचे लिखिए, ठीक है। चले अब बताइए टोटल रिजल्ट कितना होगा। तो मेरे ख्याल में ये वैल्यू 4.5 इंटू 10 टू पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6, -6 जो है उसमें कुछ आएगी और -6 जूल होगी ये। जी चेक कर लीजिए अपने पास, 4.5 इंटू 10 पावर -6 जूल। अच्छा चलिए देखिए, ये तो एक बात हो गई हमारी, ठीक है। 57 पॉइंट हमने 5 लिया तो इस पे हमारा एक आंसर आ गया। चले एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है इसकी, एक पॉसिबिलिटी और बनाते हैं। अच्छा सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई देखो ये तो 140 है, समझ में आ रही बात, ये तो समझ में आ रही कि ये 140 है। और 140 में अगर आप ये जाएंगे आगे तो बिल्कुल ये बीच में जाके कट करेगा, ठीक है। ये आ गया 140 पे, ठीक है। और ये 140 से जब आप इस तरफ नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जहाँ कट करेगा वो है 97.5, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखें, ये ये है, ये 100 है, ठीक है। अब आप नीचे आए 58 60 70 80 और वो 85 कह रहा है, पढ़ें 85। अब अगर ये 60 70 80 और ये 90 है तो ये बीच में 85 है। अब अगर ये बीच का 85 है कि एम्बिग्यूटी हमें दे रहा है, ठीक है, ये 85 है, ठीक है। अब देखो ये 85 की वजह से ये जो कहानी जा रही है ना हमारी, ये हाफ से थोड़ा आगे जा रही है। इफ यू सी, ये हाफ नहीं है, ये हाफ से थोड़ा आगे है। ये है एग्जैक्ट हाफ, चेक करो ये है हाफ, तो ये हाफ से थोड़ा आगे। तो अल्टीमेटली मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, और राउंड ऑफ करके मैं इसको चलो 60 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ का मुझे एरिया निकालना है। अब ये देखें ट्रिपेजियम है, ठीक है, ये ट्रिपेजियम है। तो ये आप देखें ट्रिपेजियम में क्या सीन है, ठीक है। तो ट्रिपेजियम किसके बराबर है, 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है ट्रिपेजियम के एरिया का, ठीक है। तो ट्रिपेजियम के एरिया का ये फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसको ए लेना इसको बी लेना, अगेन बीच का ये एच हो जाएगा। सो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई एच कितना है 97.5 -60, ठीक है, इंटू 10 टू पावर -9 क्योंकि ये नैनो में है, मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, ठीक है। अब ये ए क्या है और बी क्या है, ए आप देखें तो ये आपका आएगा, ए ये है बी ये है। सो ए आपका 140 है और बी आपका 85 है। सो 140 प्लस 85, क्लियर। सो टोटल कर लीजिए तो ये आपकी वैल्यू कितनी बनती है, जरा मैं भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सो अगर इसको हम देखें, ठीक है, तो ये तकरीबन 60 से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 4, एक सेकंड, ये बनेगी 4.218 इंटू 10 टू पावर 2 टू 4 टू 6 -6 जूल बनेगी, क्लियर है। तो तकरीबन 4.218 कर लें तो राउंड ऑफ करें तो ये 4.2 और 4.22 बनती है, बट एनी वेज 4.2 इंटू 10 to the power -6 जूल, टू सिग्निफिकेंट फिगर में ये वैल्यू बनती है। सो अब ये देख लीजिएगा, तो इस हिसाब से अगर मैं इस हिसाब से चलूं तो इस हिसाब से मेरा ये करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर बनता है 4.2 इंटू टू सिग्निफिकेंट फिगर में। तो सारे के सारे देखें, वन सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ वैल्यूज टू सिग्निफिकेंट फिगर में दी हुई है, तो इट्स ओके, मैं टू सिग्निफिकेंट फिगर में ही कोट कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बेटा। नेक्स्ट है वो अगला सवाल कर रहा है, कहाँ पे रेंज कितनी थी बेटा, इस क्वेश्चन में मार्क स्कीम चेक कर लेते हैं, मार्क स्कीम चेक कर लीजिएगा इसकी, मई 2025 देख लेते हैं भाई। 4.3 है,
इंटू 10⁻⁻⁶ ये दी हुई है। इंक्रीज इन इलास्टिक ऑलमोस्ट 4.3 किया हुआ है और कैलकुलेशन में 4.28 निकाला हुआ है। अगर आप चेक करें तो उन्होंने वैल्यूज क्या क्या लिए, 1/2 इंटू 140 इंटू 97.5 है और दूसरा 1/2 इंटू 85 इंटू 60 ली हुई है। दोनों वैल्यूज इन्होंने वही ली हुई है, ठीक है। लेकिन मसला क्या किया, इन्होंने दोनों वैल्यूज को राउंड ऑफ किया हुआ है। तो हमने डायरेक्ट ट्रिपेजियम वाला फार्मूला लगा, हमने डायरेक्ट आंसर निकाला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले एक एनर्जी निकाली फिर दूसरी निकाली और दोनों को राउंड ऑफ किया इंडिविजुअल, फिर उनको डिफरेंस लेके राउंड ऑफ किया। तो इनकी वैल्यू जो है वो 4.28 पे आ रही है, हमारी 4.212 पे आ रही है, ठीक है। इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, रिलैक्स हो जाए आप। अगर आप डायरेक्ट ट्रिपेजियम वाला फार्मूला लगा रहे हैं तो उससे आपका ये आंसर आ सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। और आप करना भी चाहें तो आप सेपरेट भी कर लें, सेपरेट वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, कर लीजिए। आपकी तसल्ली के लिए वो भी करा देता हूँ, ये लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये वाला एरिया निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये वाला एरिया निकालेंगे। सो अगर आप ये वाला एरिया निकालते हैं, इसको E1 कहते हैं। सो ये एरिया 1 आपको E1 देगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पहली वाली देगा जो कि 60 पर होगी। सो ये कैसे निकलेगी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये बेस इंटू हाइट, ये ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। सो ये बेस इंटू हाइट यानी 1/2 इंटू बेस कितनी है आपके पास 60 इंटू 10⁻⁻⁹ हाइट कितनी है आपके पास 85। जी जरा सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। 1/2 इंटू 60 इंटू 85, सही है, इंटू 1 exponent -9। ये बनेगी 2.55 इंटू 10⁻²22426 -6 जूल। क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरिया 2। अब एरिया 2 आपके पास क्या होगा उसको समझ लीजिए। देखिए एरिया 2 आपके पास ना जो होगा ये पूरा वाला, पूरा ये वाला होगा। एरिया 2 जो आपके पास होगा ये पूरा वाला होगा, ये पूरा, ये देख रहे हैं, ये पूरा एरिया 2 होगा आपके पास, ये पूरा एरिया 2 है आपका, यस सर। ठीक है। अभी जो एरिया 2 है, ये एरिया 2 में आप कर दें इसको E2 है तो ये 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। सो 1/2 इंटू बेस कितनी है पूरी 97.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ इंटू हाइट कितनी है 140 है। चलें सॉल्व करें, 140 तो ये बनेगा 6.83। इसको 25 आ रहा है, इसको 825 है, इसको उन्होंने 83 कर दिया राउंड ऑफ। देखो ये सबसे बड़ी, यही टर्निंग पॉइंट है। अभी 6.825 को 83 कर दें तो सारी कहानी चेंज हो जाएगी। अब आपसे कहूँ कि आप डेल्टा ई कैलकुलेट करें तो डेल्टा ई का मतलब ये होगा भाई ये वाला एरिया, ठीक है। तो जरा डेल्टा ई को समझे, ये वाला एरिया, बीच का एरिया, ठीक है। अब ये एरिया आपने निकालना है, सो ये E2 माइनस E1 करें, सो आपके पास क्या वैल्यू आती है, इसमें से आप 2.55 एक्सपोनेंट -6 ये आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आएगा 4.275 इंटू 10⁻⁻⁶। तो आप कर लें 4.275 है, सो उसको राउंड ऑफ करके 28 कर लें। और अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में जाना है तो 4.3 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। सो बोथ मेथड्स आर करेक्ट, दोनों मेथड बिल्कुल ठीक है, दोनों मेथड से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है द ब्रिक अंडरगोस इलास्टिक डिफॉर्मेशन, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक डिफॉर्मेशन। सो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है कि द ब्रिक विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज या लेंथ, ठीक है, व्हेन द फोर्स और व्हेन द फोर्स इज रिमूव, ठीक है। सो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है फोर्स रिमूव करें तो वो अपनी एक्चुअल शेप साइज में आ जाए। सो लिखें द ब्रिक विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज व्हेन द फोर्स इज रिमूव। कह रहे बच्चों वाली चीज है यार। चलें ये वाला भी क्वेश्चन करते हैं, ये भी इसी से मिलता जुलता ही है, इस पे स्टिफनेस देखनी है, करनी है। मुझे नहीं ख्याल है इतना मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है।
वायलिन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट हैज 4 स्ट्रिंग्स, ठीक है, बिल्कुल गिटार की तरह ही उससे मिलता जुलता है। A force extension graph or a sample of one of the string is shown below, ठीक है, वायलिन का है और ये फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है। कह रहे हैं द टेबल शोज द स्टिफनेस ऑफ द सैंपल ऑफ द 3 स्ट्रिंग ऑन द वायलिन, ठीक है। ईच सैंपल वाज द सेम ओरिजिनल लेंथ एज द सैंपल यूज्ड टू ऑब्टेन द ग्राफ। तो तीनों की स्ट्रिंग की जो है वो स्टिफनेस दी, रिड्यूस विच स्ट्रिंग वाज यूज्ड टू ऑब्टेन द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। सिंपल इज दैट है, सिंपल सा है कि आपने ग्राफ से स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है और स्टिफनेस का मतलब ही स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट को स्टिफनेस ही कहते हैं, ठीक है। और आपने उसको उससे मैच करना है, तो ग्रेडियंट पता कर लें इसका सिंपल, तो इसका ग्रेडियंट निकालते हैं तो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू देगा। तो अब क्या करें, बहुत सारे तरीके हैं। आप तो एक तो आसान तरीका तो यही है कि भाई ये कोई भी 2 पॉइंट चूज करने चलें, एक पॉइंट तो हमने ओरिजिन ही ले लिया, वैसे मैं नहीं लेता कभी भी, तो मैं 20 से कोई 2 पॉइंट रैंडम उठाता हूँ, ठीक है। तो मैं 20 से कोई रैंडम उठा लेता हूँ पॉइंट, और चले एक पॉइंट ये उठा लिया, दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट चले ये उठा लेते हैं, ठीक है। सो आइए जरा इन पे खेलते हैं इनके साथ, ठीक है। सर ये कौन सी ईयर का क्वेश्चन है? कौन सा ये बताया हुआ है ना, मई 2025 क्वेश्चन नंबर 17 है, ओके ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या ने क्या किया, मैं इन 2 पॉइंट्स का, ठीक है, अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, सो आई हैव टू फाइंड द राइज। अब ये राइज निकालो, राइज निकालने के लिए ये 60 है पता है, ये 20 है, ये 30 है, 2 4 6 8, 38 होगा। सो राइज आपका हो जाएगा 60 माइनस 38। रन कितना होगा, रन हो जाएगा आपका 21 22 22 22 और ये 14, 22 माइनस 14, सही है। 60 माइनस 38, 22 माइनस 14, ठीक है। आए करते हैं, सो ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ स्प्रिंग कांस्टेंट देगा, तो उसमें आपका राइज अपॉन रन होगा, यानी चेंज इन डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स होगा। सो डेल्टा एफ कितना है, 60 माइनस 38 डिवाइडेड बाई कितना है, 22 माइनस 14, ठीक है। और ये वैल्यू सारी मिलीमीटर में है, सो मिलीमीटर को भी कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है, इंटू 10⁻³ क्योंकि सारा आंसर मीटर के अंदर है। सो इस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चलने बताएं कितनी आ गई, चलिए 60 माइनस 38 डिवाइडेड बाई 22 माइनस 14, तो ये 2750 न्यूटन पर मीटर। सो नियरेस्ट जो है आपका वो वाई है कि नहीं है, 2750 आ रहा है, तो नियरेस्ट आपका वाई है, ठीक है। कंपेयर करो तो 2750 2700 ये नियरेस्ट, सो नियरेस्ट वैल्यू इज ऑफ वाई, ठीक है। तो कंक्लूजन में ये है कि भाई ये मटेरियल वाई हो सकता है, ठीक है। सो मटेरियल वाई might have used, ठीक है, टू ऑब्टेन, ठीक है, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। समझ आई बात या नहीं आई आप लोग को, क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट है द फोर्थ स्ट्रिंग ऑन द वायलिन हैज एन ओरिजिनल लेंथ ऑफ दिस, ठीक है भाई, चौथी स्ट्रिंग है। व्हेन द टेंशन अप्लाइड टू द स्ट्रिंग इज 36 न्यूटन, फोर्स गिवन है। द न्यू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L2 गिवन है, द रेडियस इतना गिवन है, डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस। 5 नंबर का सवाल दे दिया इतना लंबा, हमने खामखा में मेहनत करके आपको फॉर्मूला बनवाया था FL अपॉन EA, सब कुछ तो गिवन है, सब कुछ तो गिवन है, वही करना है।
मजाक ही चल रहा है, क्या करें। खैर चलो, जिंदगी आसान है, फ्री में 5 नंबर मिल रहे हैं, तमीज से कर लेना भाई, पूरा पूरा लिखना। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस की जगह फोर्स पर यूनिट एरिया डिफॉर्मिंग फोर्स, और स्ट्रेन की जगह जो है वो ई अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। सो ये एफ एल अपॉन ई ए हो जाएगा रीअरेंज करने पे। तो आपसे यंग्स मॉड्यूलस पूछ रहा है, तो फोर्स कितनी है। अब ये करने से पहले भी एक काम कर लें, एस साइड में एरिया निकालना है। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर होता है, सर्कुलर शेप का होता है, ये बात मैं 12 बता चुका हूँ। तो ये आर हो गया, तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो आप निकाल लें यहाँ से, पाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई आर कितना है, 0.85 टाइम्स 10⁻³ का स्क्वायर कर लीजिए। सो चले, एरिया की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई, पाई इंटू 0.85 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर। सो ये आपके पास आएगा 2.27 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका एरिया हो गया। अब आप यहाँ सारी वैल्यूज रखें, ठीक है। सो ये एफ एल अपॉन ई ए हो जाएगा। फोर्स कितनी है, 36 मल्टीप्लाई बाई ओरिजिनल लेंथ 0.750, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितनी वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाई ई ए, एक्सटेंशन कितनी है। अच्छा, अब एक्सटेंशन देखो कैसे निकालोगे। सो भाई ये ओरिजिनल लेंथ थी और ये फाइनल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो ये हो जाएगा 0.752 माइनस 0.750 मल्टीप्लाई बाई एरिया। ठीक है, एरिया देख लेते हैं। सो एरिया कितना है, 2.27 टाइम्स 10⁻⁻6। जी यंग्स मॉडल्स बताइए कितना हुआ, 36 टाइम्स 0.750 डिवाइडेड बाई 0.752 माइनस 0.750 मल्टीप्लाई बाई 2.27 एक्सपोनेंट -6, 5.94 इंटू 10⁻947 है ना, 5.95 कर देते हैं इंटू 10⁻9 पास्कल आएगा। और उसने कुछ प्रूव करने के लिए तो नहीं कहा, नहीं कहा, तो यही वैल्यू आएगी। आप चाहे तो लिखना भी चाह सकते हैं, 5.95 है, आप 6 लिख दें, 6.0 लिख दें, इट्स ओके। जाहिर है 6.0 लिखने के पैसे तो नहीं लग रहे ना, तो 5.95 पे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं इसको। तो लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ऊपर से कितना जो है वो क्या कहते हैं उसको, सिग्निफिकेंट फिगर चल रहा है। सो 5.95 इंटू 10⁻9 पास्कल। क्लियर है बेटा, समझ आ गई बात। और भी क्वेश्चन है, Sir. जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन अ फोर्स एफ इज अप्लाइड टू अ स्प्रिंग स्टिफनेस के, द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज डेल्टा एक्स। ठीक है, वो कह रहा है कि स्प्रिंग फोर्स अप्लाई की गई, एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज डेल्टा एक्स। द टू एफ फोर्स अप्लाई की गई, स्टिफनेस जो है वो, और दूसरे स्प्रिंग पर जिसकी स्टिफनेस 3 के, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द एक्सटेंशन ऑफ सेकंड स्प्रिंग। अच्छा, ये अच्छा सवाल है। तो एक देखो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है, ध्यान देना, ये है, यानी के इंटू डेल्टा एक्स कर लेते हैं, चले, के इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर, ये पहले वाले स्प्रिंग के लिए। दूसरे के लिए फोर्स अब 2F कर दी। देखो जब फोर्स आपने 2F कर दी, ध्यान देना, जब आपने 2 लगाया यहाँ पे, अभी मैं स्प्रिंग की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट करो स्प्रिंग कांस्टेंट भी के ही है, शुरू शुरू में के है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जब आपने लेफ्ट साइड पे 2 लगाया, तो बैलेंस करने के लिए आपको राइट साइड पे भी यहाँ भी 2 लगाना, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए हाँ कहना, समझ आई आपको बात, आई कि नहीं आई, क्लियर है। सब Sir, स्टार्ट फिर करें से ना, बताएगा. देखिए फिर से समझिए, टेक्निकल है। पहले फोर्स इज, फोर्स आपने, एक स्प्रिंग है, ध्यान दीजिएगा, एक स्प्रिंग है, ठीक है, उसकी 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 स्टिफनेस के है, ठीक है, उस पे फोर्स आपने लगाई जो है एफ, तो उसमें जो एक्सटेंशन हुई मतलब वो हुई डेल्टा एक्स। तो आप कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आपने नया स्प्रिंग लेना है, सुनिए, और सबसे पहले उसकी स्टिफनेस को 3 के नहीं लेना, उसकी स्प्रिंग स्टिफनेस को के लेना है।
या तो इसको के ले लीजिए या इसको एफ ले लीजिए, दोनों में से किसी को एक लेके कंसीडर करें, 3 हटा दें या 2 हटा दें, दोनों में से कोई एक चीज चले। मैं दूसरा स्प्रिंग ले रहा हूँ जिसकी स्प्रिंग इसकी स्टिफनेस के है। अब के का क्या मतलब है, जब दूसरा स्प्रिंग लिया, ठीक है, उसकी स्टिफनेस कितनी है, के है, ठीक है, ध्यान दीजिए उसकी स्टिफनेस भी कितनी है, के है, ठीक। अब फॉर्मूला उस पर भी यही लगेगा। अब की बार जो मैंने फोर्स अप्लाई की वो अप्लाई की 2F। जब फोर्स मैंने 2F अप्लाई की तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। जब फोर्स ट्वाइस की स्प्रिंग की स्टिफनेस तो मैंने चेंज नहीं की, तो के ली मैंने, 3K नहीं लिया, अभी के पे आ रहा हूँ, के से 3K पे जाऊंगा। अब ये के है तो जाहिर सी बात है कि मुझे राइट साइड पे भी तो 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो इक्वेशन तो डिसबैलेंस हो गई। कैसे इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी बन जाएगी, ऐसे ये ग्रेटर हो जाएगा, तो हमने 2F लगा दिया। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2, ये 2 लगा दिया। अब ये 2 किसके साथ आएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ या डेल्टा, तो जवाब है डेल्टा एक्स के साथ। डेल्टा एक्स के साथ क्यों, स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ क्यों नहीं, इसलिए कि मैंने अब की बार जो नया स्प्रिंग लिया वो के का लिया, 3K का अभी तक नहीं लिया, वो लूंगा, ठीक है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि अगर फोर्स, ध्यान से देना, अगर फोर्स फोर्स ठीक है, अगर फोर्स 2F की है यानी ट्वाइस है, ठीक है, अगर फोर्स ट्वाइस है और ये के अपनी जगह पर है, तो इसका मतलब है जो एक्सटेंशन होगी, जो भी एक्सटेंशन होगी वो होगी 2 इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, ये हो गई। अब इसके साथ गेम खेलते हैं, ठीक है। अब ये चीज बन गई तुम्हारी। अब की बार मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट ले लिया कितना, अब की बार मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट लिया 3, प्राइस 3 गुना लिया, ठीक है। अब देखो ये बन गई हमारी इक्वेशन। ये इक्वेशन सबको समझ आ रही है नहीं आ रही, पहले ये बताओ, क्या इक्वेशन सबको Yes, समझ sir. में आ रही है वाली, ठीक है। अब इसी से आगे चलेंगे। अब ये 2 को हटा नहीं सकते आप क्योंकि 2F तो लग रही है। अब इसी से आगे चलेंगे, ध्यान देना, ठीक है। बताइए अब स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए, कितना एक्चुअल में स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, जो उसने बोला था दूसरे केस में, बोलिए 3K था। तो मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, कहाँ, के साथ। अच्छा, अब मैं लगाऊंगा 3, तो मैंने 3 यहाँ लगा दिया के साथ, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अब थ्राइस है। अब यहाँ 3 लगाया तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर भी 3 लगाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि फोर्स 2F से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं करूंगा। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए मुझे यही 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसी जगह पर। मैं लेफ्ट साइड पे इसलिए नहीं लगा सकता 3 कि यहाँ पर जो फोर्स है उसने बांध दिया है, फोर्स 2F से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ 3 लगा देता तो फोर्स 6F हो जाती, जो कि इसके कहे हुए से ज्यादा हो जाती, तो मैं यहाँ नहीं लगा सकता। तो बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, उसी साइड, सेम साइड पे 3 से डिवाइड करा दिया। अब क्या हुआ, अब जरा एक्सप्रेशन गौर से देखो, तो यहाँ पर 2F हो गया जी, तालियां। यहाँ पर 3K हो गया, ठीक है, हो गया जी, तालियां, ठीक है, हो गया जी, तालियां। अब क्या बचा, अब जो भी बचा ना वो डेल्टा एक्स के साथ कर दो। क्या क्या बचा, ये डेल्टा एक्स, ठीक है, और क्या बचा, ऊपर से 2, नीचे से क्या बचा, नीचे से ये 3 बचा। समझ में आई बात, इसका मतलब है ये डेल्टा एक्स अब 2/3 हो जाएगा, यानी ये फोर्स ट्वाइस हो और स्प्रिंग कांस्टेंट थ्राइस हो तो डेल्टा एक्स 2/3 हो जाएगा। 2/3 कहाँ है, ये करेक्ट आंसर है। समझ में आई आप लोग को सिचुएशन जी। Yes, sir. जब भी इस तरह के क्वेश्चन उनको करने की क्या ट्रिक जो है वो क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जब उसने उल्टी सीधी कहानी दी, 3K 2K दे दिया, आपकी मर्जी है, पहले आपने एक नया स्प्रिंग लाएं, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप के वाला ही लेकर आए, उस पर ट्वाइस फोर्स करें, फिर उसका रिजल्ट देखें, और उसके बाद फिर उस के वाली वैल्यू को 3K करें, फिर यानी बारी बारी आप मैथमेटिक्स अप्लाई करें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही Yes, sir. है? अटक बोर्ड, अटक बोर्ड, इट्स क्वेश्चन नंबर 17 जनवरी 2025। अटक बोर्ड, टग बोर्ड पता है किसे कहते हैं जी, No. पता है, टग लिखा हुआ भी है यहाँ पे, खींचने के लिए इस्तेमाल होती है, छोटी बोट्स होती हैं, खींचने के लिए इस्तेमाल होती हैं, बड़ी शिप्स को टग बोट्स कहलाती हैं, ठीक है। अ टग बोट इज अ स्मॉल बोट दैट कैन बी यूज्ड टू पुल लार्ज शिप्स। अ टग बोट इज अटैच्ड टू अ शिप यूजिंग थिक रोप, ठीक है। जो भी टग बोट्स होती हैं छोटी छोटी, वो बड़ी शिप के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, 2 या 3 बोट्स होती हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं और बड़ी रस्सी के साथ उसको खींचती हैं, ठीक है। द स्मॉल रोप ऑफ अ सैंपल ऑफ द रोप इज टेस्टेड, ठीक है, टू मेक श्योर दैट द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन द शिप इज पुल्ड। यानी इसका सेफ्टी फैक्टर चेक किया जाता है। टू बी ऑनेस्ट अभी सेफ्टी फैक्टर आप लोग के सिलेबस में नहीं है, आपको स्ट्रेस से मेजर करना पड़ेगा, ठीक है, बताता हूं कैसे। द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द सैंपल वाज 36.8,
तो ओरिजिनल लेंथ थी सैंपल की थी वो थी 36.8, रुक जाइए, ठीक है। सो ये 36.8 थी, ये इसको L कह दीजिए, L नॉट कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। कैलकुलेट द स्ट्रेन इन द सैंपल व्हेन द लेंथ ऑफ द सैंपल इंक्रीज टू 38.1 मीटर। तो देखें स्ट्रेन यूज करना है तो आपको चेंज इन लेंथ यानी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाई इसको L2 कर दें, डिवाइडेड बाई दी ओरिजिनल लेंथ कर दें, सही है। सो फाइनल लेंथ कितनी है 38.1, so 38.1 minus 36.8 divided by 38.1 minus 36.8 divided by original length कितनी है 36.8, क्लियर है। so 38.1 minus 36.8, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ कर दें। so ओरिजिनल लेंथ 36.8 है, so ये बनेगा 0.03532, ये वैल्यू बन रही है, इतनी बड़ी वैल्यू बन रही है। अब इसको 532 के बाद आके 260 आ रहा है तो 53 कर देते हैं इसको, ठीक है। सो ये बनेगा मीटर पर मीटर, ऑब्वियसली मीटर पर मीटर हम पॉसिबल नहीं है तो हम इसको यूनिट फ्री करके छोड़ देते हैं। उसकी वजह ये कि देखे ना ऊपर भी मीटर है इधर भी मीटर है, कैंसिल होकर दोबारा यूनिट लेस हो जाएगा। तो स्ट्रेन जो आपका बनेगा वो ये वाली वैल्यू आपकी बनेगी। अब आ जाए द स्ट्रेन, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर द सैंपल इज शोन, ठीक है। सो वाई एक्सिस पे आपके पास सैंपल है, स्ट्रेस है, और एक्स एक्सिस पे आपके पास स्ट्रेन है। तो वाई एक्सिस पे आपके पास स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पे आपके पास स्ट्रेन है। अब वो क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द सैंपल, सैंपल का डायमीटर जो है वो 220 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, डाया दिया हुआ है। तो इसका रेडियस कितना होगा 110 मिलीमीटर इसका रेडियस। डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड टू द सैंपल व्हेन द स्ट्रेन वाज 0.025। अब जरा देखें स्ट्रेन कहाँ दिया हुआ है 0.025, तो ये यहाँ पे कहाँ पे दिया होगा बीच में। सो ग्राफ से पकड़ना है हमने, ठीक है। ठीक है, तो उससे आप जरा देख लें स्ट्रेस कितना आ रहा है। तो स्ट्रेस अगर आप देखें सो 110 आएगा मेरे ख्याल में, 110 20 30 40 50 थी, 110 मेगा पास्कल। तो स्ट्रेन जो है वो 0.025 पर 110 मेगा पास्कल का स्ट्रेन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस मेरे ख्याल में इन्होंने आपको बताया हुआ है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और क्या दिया हुआ है, स्ट्रेन तो दिया हुआ है, स्ट्रेन तो आपने निकाल ही लिया, और क्या है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ भी है, फोर्स निकालनी है, लेट्स सी। आइए देखते हैं फोर्स कैसे निकलती है। देखो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपको पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा ही है। निकालना क्या आपको, फोर्स निकालनी है। सो इसको यहाँ से फोर्स को एक तरफ करें और इस सिग्मा ए कर दें, ठीक है। सो यहाँ पे आप निकालें, लिख लें चाहे तो साइड में एट 0.025, ठीक है, स्ट्रेन स्ट्रेस इस कितना था 110 मेगा पास्कल। सो आप यहाँ पे करें 110 टाइम्स 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई एरिया। अब एरिया करें पाई अपॉन 4 इंटू डायमीटर है 220 टाइम्स 10⁻³ का स्क्वायर कर दें आप। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आया, तो भाई पाई यार स्क्वायर होता है ना, तो पाई डी अपॉन 2 का स्क्वायर कर दीजिए। सो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, खत्म, मैंने यही किया। सो आप यहाँ से एक तरफ करें फोर्स को जी, तो कैलकुलेट, तो ये बनेगा 4181459.8। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू, तो इसको राउंड ऑफ करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितना चल रहा है 2 चल रहा है, तो 4.2 टाइम्स 10⁻1 2 3 4 5 6 न्यूटन कर लेते हैं। समझ में आई बात, क्योंकि टू सिग्निफिकेंट फिगर ही देख रहा हूँ, एक मिनट ऊपर भी देख लेते हैं, टू सिग्निफिकेंट फिगर ही चल रहा है, तो 4.2 कर लेते हैं इसको, ठीक है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है भाई, ठीक है। Yes, sir. आप पैटर्न देख लें 4 पॉइंट, उसमें भी आप कर सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स के हिसाब से चलना है तो फिर इसको फिर 4.18 कर लें, ठीक है। 4.18 टाइम्स 10⁻⁶
6 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलता है। Explain how the area under stretch strain graph and the volume of the sample can be used to determine the energy stored. ग्राफ का एरिया निकाल दें, सिंपल, लेकिन उसको आपने एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, द एरिया अंडर स्ट्रेस अंडर ओहो द एरिया अंडर स्ट्रेस curve will provide the information of energy stored per unit volume of the sample। कैसे? ये मैंने उस वक्त भी बताया था आपको। ठीक है, ऐसे इधर देख लीजिए, इस तरह से। किस तरह से आपको पता है? सबसे पहले एरिया आपको क्या देगा? स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन का प्रोडक्ट देगा। जस्ट फॉरगेट इट कि वो आपको 1/2 दे रहा है, क्या दे रहा है? स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन बराबर होता है, ठीक है, एक्सटेंशन पर यूनिट एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। सो ऊपर एफ एक्स आएगा, नीचे एरिया इंटू लेंथ आएगा। एफ एक्स जो है वो वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन, ठीक है, और नीचे एरिया इंटू लेंथ जो है वो वॉल्यूम होता है। तो वर्क डन जो है वो ऑन द सैंपल जो है वो आप जब वर्क डन करेंगे, उस पर वर्क डन ऑन द सैंपल करेंगे, जाहिर है वो एनर्जी स्टोर देगा। और नीचे ये पर यूनिट वॉल्यूम, कहानी खत्म। इस पे आपको मिलेंगे मार्क्स। कैसे? एक तो ये स्टेटमेंट पे मिलेगा, एक तो ये लिखने पर मिलेगा, और लास्ट जो आपको ये बताने पर मिलेगा। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? इस तरह से ये आपके मार्क्स डिवाइड होंगे। समझे नहीं समझे बच्चे? Yes, sir. ठीक है, और क्या देखना भाई? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस भी देख लीजिए, एमसीक्यूज देख लीजिए। January 24, a force is applied to stretch a spring. The graph shows how the length of the spring varies with the applied force. ठीक है, so how the length of the spring varies with the applied force. So vertically आपकी applied force है, और horizontally आपकी length of the spring है। ध्यान दीजिएगा। So length of the spring जाहिर है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसकी ओरिजिनल लेंथ होती है। पता है आपको ये सारी बात है। which of the following gives the stiffness of the spring? So देखो, ऊपर फोर्स है, नीचे आपकी अप्लाई, सो इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको स्टिफनेस देगा। फैक्ट है। कैसे? क्योंकि देखिए ये जो है ना, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये वाली लेंथ, यहाँ पे अगर आप खड़े ना, ये आपकी होती है फाइनल लेंथ, और ये आपकी होती है इनिशियल। अगर आप फाइनल में से इनिशियल निकाल दें तो आती है आपके पास एक्सटेंशन। तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये ट्राइंगल का जो बेस है, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। और यहाँ पर ये वर्टिकली आपकी फोर्स है इसकी सीन में, तो फोर्स कह लें, डेल्टा एफ कह लें। सो ये फोर्स अपॉन एक्सटेंशन, ये आपका हो जाएगा राइज अपॉन रन, यानी ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। तो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट देगा। सही है भाई। तो एरिया बिटवीन द, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द स्प्रिंग स्टिफनेस। स्टिफनेस का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। एरिया तो बिल्कुल भी नहीं देगा, एरिया बिल्कुल भी नहीं देगा। ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ आई? आ रही बात समझ? Yes, sir. ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है भाई कि आप लोग को परेशानी हो, दिक्कत हो। क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद आगे चलेंगे, ये भी अच्छा सवाल है। अ फोर्स इज अप्लाइड टू स्ट्रेच टू वायर्स पी एंड क्यू अंटिल वायर ब्रेक्स। अच्छा सवाल है। ठीक है, ये वायर दोनों ब्रेक हो रहे हैं। कहाँ ब्रेक हो रहे हैं? देखें यहाँ। और ये कहाँ ब्रेक हो रहे हैं? यहाँ। तो क्यू को ज्यादा स्ट्रेस लगा और पी को कम स्ट्रेस लगा। ध्यान दीजिए, क्यू को स्ट्रेस भी ज्यादा लगा और क्यू में स्ट्रेन भी ज्यादा आया, क्यू में लंबाई ज्यादा आई, और पी को स्ट्रेस भी कम लगा, और पी में जो स्ट्रेन आया पर यूनिट लेंथ वो कम हुआ। तो वो कह रहा है कि a force is applied to stretch two wires P and Q until the wires break. Each wire is made of two different material.
द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर ईच बार इज शोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, देखते हैं। अच्छा, इसमें से एक पॉइंट वो भी है कि यील्ड, यील्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था ना, यील्ड पॉइंट क्या होता है? यील्ड पॉइंट वो होता है कि जहां वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला जाता है, वो पॉइंट जहां वो परमानेंट डिफॉर्मेशन पे चला जाए वो यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट पे बनने वाला जो स्ट्रेस है, कि वो स्ट्रेस, उतना स्ट्रेस डालो कि वो ऑब्जेक्ट इलास्टिक से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाए, दैट इज यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो कह रहा है ज्यादा यील्ड स्ट्रेस किसका है, कि ज्यादा स्ट्रेस लगाना, इतना ज्यादा स्ट्रेस देना कि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला जाए, तो वो ज्यादा स्ट्रेस किसका है दोनों का? ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन में डालने के लिए। तो बहुत ही आसान है, इसको देख लेते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेन समझ में आया, किस पॉइंट पे ब्रेक होगा? ठीक है, एक यहाँ ब्रेक हो रहा है, एक यहाँ ब्रेक हो रहा है, तो ज्यादा स्ट्रेन जो है वो क्यू का है, ब्रेकिंग स्ट्रेन। पी का ब्रेकिंग स्ट्रेन कम है, और ये कह रहा है पी का ब्रेकिंग स्ट्रेन ज्यादा है, तो भाई बी तो वैसे ही गलत हो गया ना। ये हॉरिजॉन्टल देखिए ना आप, यहाँ से चलिए, तो अल्लाह के वली जो ज्यादा स्ट्रेन है, ठीक है, जो ज्यादा स्ट्रेन है, ब्रेकिंग स्ट्रेन है, वो क्यू का ज्यादा है, और जो पी का ब्रेकिंग स्ट्रेन है वो कम है। तो ये तो उल्टा बोल रहा है, पी का ज्यादा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सर सी। देखते हैं, ए भी जी देख जी। ले। अच्छा, ए भी देख लेते हैं। ए कह रहा है कि पी हैज अ ग्रेटर ब्रेकिंग स्ट्रेस, पी हैज अ ग्रेटर ब्रेकिंग स्ट्रेस। नहीं, वो ये देख लो, बी होगा सर, बिकॉज बारी बारी सबको देखते हैं ना यार, असल में बच्चे भी तो, और बच्चे भी तो है ना, तुम वो समझ रहे हैं ना, तो क्यों चीज गलत कर रहे हैं वो भी तो समझना पड़ेगा ना। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस ये देखो ना, ये ज्यादा किसका है? ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा किसका है? क्यू का है। कम किसका है? पी का है। तो पी का ज्यादा बता रहा है, ए भी गलत हो जाएगा। डी देखते हैं, पी हैज अ लोअर यंग मॉडुलस। अगेन आपसे नेक्स्ट है, पी हैज अ ग्रेटर यील्ड स्ट्रेस। पी का क्या ग्रेटर यील्ड स्ट्रेस है, तो चेक कर लेते हैं यार। ये देखो ना, हाँ पी का ग्रेटर यील्ड स्ट्रेस है, ये देखो, ऐसे कर लेते हैं, सही तो है। समझ रहे हो? सो ये आपका क्या है, ये क्यू है, ये आपका क्या है, ये पी है। सही है, तो क्यू का कम है, जाहिर है पी का ज्यादा है, तो पी का ज्यादा है और क्यू का कम है। यहां से देख लेते हैं, यहाँ से क्यू देख रहे हैं हम, यहाँ से ये आपका जा रहा है, ये क्यू है, ये पी है, तो पी का ज्यादा है, क्यू का यील्ड स्ट्रेस कम है। सी ऑप्शन सही है। डी भी देख लेते हैं, पी हैज अ लोअर यंग मॉडुलस देन क्यू। देखो पी ये है ऊपर वाला, तो इसका लोअर यंग मॉडुलस कैसे हो गया? इसका ग्रेडियंट तो ज्यादा है, इसका ग्रेडियंट ज्यादा है, इसकी स्टिफनेस ज्यादा है, तो इसका यंग मॉडुलस भी ज्यादा होगा। और नीचे वाले का देखो, ठीक है, इस वाले का देखो, तो इसका ये क्यू वाले का, इसका जो ग्रेडियंट है वो कम है, तो इसका यंग मॉडुलस भी कम होगा। डी गलत हो जाएगा, सी सही है, करेक्ट आंसर है। समझ आई? क्लियर है?